नमस्कार साथियों। 24 साल के रोहन ने अपनी बाइक की चाबी को उंगली में गोल गोल घुमाते हुए कविता से कहा, अरे कविता चलो, मैं तुम्हें अपनी बाइक से ऑफिस छोड़ देता हूँ। कविता भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ चलो, तुम कोचिंग सेंटर जाते हुए मुझे भी छोड़ देना। रोहन ने उसे अपनी बाइक के पीछे बैठा लिया। रोहन कविता की मौसी का बेटा था और कोचिंग करने के लिए रांची उनके घर आया हुआ था। कविता और रोहन दोनों लगभग हम उम्र के ही थे और कविता को अपने भाई के साथ बहुत अच्छा लगता था। रोहन जब से आया था तब से घर में हमेशा हंसी मजाक किया करता था। वह घर के कामों में अपनी मौसी की मदद भी करवा दिया करता था। ज्यादातर वह अपनी मौसी और कविता के आसपास ही बना रहता था। उसके मौसा जी को ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था, इसलिए वे ज्यादातर अपने कमरे में किताबें पढ़ने या गाना सुनने में अपना समय गुजारा करते थे। और इधर रोहन अपनी मौसी और बहन कविता के साथ खूब हंसी मजाक किया करता था। ऊपर ऊपर से तो रोहन सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में कुछ और ही चलता रहता था। रोहन को बहुत शुरू से ही भद्दी भद्दी वीडियोस देखने की आदत पड़ गई थी और उन्हें देख देख कर उसके मन में भी गंदी भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। वह किसी भी औरत को सम्मान की नजरों से नहीं देख पाता था। यहाँ आने के बाद भी हमेशा उसकी गंदी नजरें हमेशा औरतों को अलग ही तरीके से निहारती रहती थी और उसकी मौसी और बहन कविता भी इन सब से अछूती नहीं रह गई थी। वह लोग तो ये समझती थी कि रोहन अपने घर का ही एक सदस्य है, इसलिए उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी। लेकिन रोहन तो भीतर ही भीतर उन लोगों को गहरी निगाहों से ताड़ता रहता था। एक दिन रोहन मार्केट से छोटा सा कैमरा खरीद कर ले आया और उसने अपनी मौसी की लड़की कविता के बाथरूम में वह कैमरा छुपाने का मौका ढूंढने लगा और उसे वह मौका मिल भी जाता है। कविता एक दिन ऑफिस से घर आई तो उसने बताया कि अगले दिन वह ऑफिस नहीं जाने वाली है। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। उसने अपनी चाय ली और बालकनी में आकर अखबार पढ़ते हुए चाय पीने लगी। घर के नौकर श्यामू ने आकर कहा कि बिटिया, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है क्या? तो उसने कहा, नहीं काका, मुझे कुछ भी नहीं मंगवाना। और फिर अपनी चाय पीने के बाद वो अपने कमरे में आई। रोहन उस दिन बहुत ही खुश नजर आ रहा था। उसने बाथरूम में पहले से ही एक खुफिया कैमरा छुपा दिया था। फिर जब उसकी मौसी की लड़की कविता अचानक से नहाने गई तो उसकी नजर बाथरूम में छिपे हुए कैमरे पर पड़ गई, जिसे देखकर वह दंग रह गई। अब तो उसके हाथ पैरों में लग रहा था कि जैसे जान ही नहीं रह गई हो। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। वह ऐसे ही तुरंत बाहर निकल गई। अब तो अपने कमरे में जाते हुए भी उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि हर जगह कैमरा छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बाथरूम में यह कैमरा छुपाया किसने। उस इंसान को पकड़ने के लिए वह मन ही मन योजना बनाने लगी और सोचने लगी कि मैं उसे रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। ऊपर से तो वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी पैनी नजर हर एक इंसान के ऊपर थी। खैर, जो भी था, अपराधी जल्दी ही उसकी आंखों के सामने आने वाला था। इस बात का उसे पक्का विश्वास था। शाम को घर का नौकर श्यामू उसके कमरे में आया। उस समय कविता अपनी टेबल पर बैठकर कुछ किताबें पढ़ रही थी। नौकर ने कहा कि बेटिया, मैं बाथरूम साफ करने जा रहा हूँ। कविता ने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। जैसे ही घर का नौकर श्यामू बाथरूम साफ करके बाहर निकला तो कविता तेजी से बाथरूम में गई। रात के डिनर के समय भी वह एकदम से चौकन्नी थी। जब उसकी माँ कमलेश जी उसे खाना खाने बुलाने आई तो वह कहने लगी कि माँ, आज मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट पर कुछ काम करना है। मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए खाना आप मेरे कमरे में ही लाकर मुझे दे दो। उसकी माँ ने थोड़ी ही देर में उसे खाना कमरे में लाकर दे दिया। वैसे तो वह रात को दरवाजा भीतर से बंद करके ही सोती थी,
इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी वह सोच रही थी कि अगर आज ही उसका ये अपराधी पकड़ा जाता तो कितना अच्छा रहता। तभी रोहन उसके कमरे में आया और उसके साथ बैठकर हंसी मजाक करने लगा। उसके आने से कविता का थोड़ा मन बहल गया और कैमरे वाली बात से थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान हट गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक ही रोहन कहने लगा, अरे कविता, मुझे लगता है कि मेरी आंखों में कुछ कचरा चला गया है। रुको, मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ। ये सुनकर अचानक से ही कविता को कैमरे वाली बात याद आ गई। वह जल्दी से जल्दी बाथरूम में जाकर देख लेना चाहती थी कि आखिर कैमरा अपनी जगह पर है भी या नहीं। उसे बहुत घबराहट सी हो रही थी। वह रोहन से बोली कि रोहन, तुम 1 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह जैसे ही बाथरूम में गई तो उसके तो होश ही उड़ गए, पैरों तले से जमीन निकल गई। वह सोचने लगी कि रोहन और मैं भले ही सगे भाई बहन ना हो, लेकिन फिर भी रोहन ने कितनी घिनौनी हरकत की है मेरे साथ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना दिल मजबूत करके वह बाथरूम से बाहर आई और उसने बाहर निकलकर तुरंत ही अपने मम्मी पापा को चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसके मम्मी पापा भागते हुए उसके कमरे में आए। तभी रोहन हक्का बक्का सा खड़ा हुआ। यह पूछ रहा था, अरे क्या हुआ कविता, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? बाथरूम में तुमने कोई छिपकली देख ली है क्या? जैसे ही कविता के मम्मी पापा कमरे में आए तो कविता रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई और कहने लगी कि माँ, रोहन ने मेरे बाथरूम में कैमरा छुपाया था। यह सुनकर रोहन डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी उसकी मम्मी ने कहा कि कविता, यह तुम क्या कह रही हो? उन्होंने रोहन की तलाशी ली और तुरंत ही उनके हाथ में कैमरा लग गया। कविता के पापा गुस्से में बोले, रोहन, तुम इस परिवार का हिस्सा हो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, समझे तुम? रोहन झट से अपने मौसा और मौसी के पैरों में गिर पड़ा और उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कविता बहुत गुस्से में थी। वो कहने लगी कि पापा, अभी के अभी पुलिस को बुलाइए, तभी इसके होश ठिकाने आएंगे, क्योंकि गलत करने वाले को यदि गलत करने से ना रोका जाए तो इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। यह सुनकर रोहन गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि कविता प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं भटक गया था, लेकिन आगे से मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। कविता के पिता ने कविता की मम्मी की तरफ देखा तो कविता की मम्मी बोली, घर का बच्चा ही है, हो सकता है कि जवानी के जोश में गलती हो गई हो। कविता के पिता ने कविता की माँ से कहा कि बात तो तुम्हारी सही है। फिर कविता को समझाते हुए बोले कि देखो बेटा, घर के बाहर यदि ये बात जाएगी तो इसमें हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। कविता हक्की बक्की सी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसके अपराधी को क्या कोई सजा नहीं मिलेगी। उसी रात उन्होंने फोन करके रोहन के मम्मी पापा को बुलाया और सारी बात उन्हें बताई। उन लोगों ने रोहन को 2 तमाचे लगाए। रोहन ने उन लोगों से भी माफी मांगी और वे लोग भी बिना ज्यादा कुछ कहे सुने अपने बेटे को वहां से लेकर चुपचाप चले गए। उसके बाद कविता को सामान्य होने में काफी समय लग गया था। वो यह देखकर हैरान थी कि आजकल के समय में भी लोग रिश्तों के नाम पर गलत करने वाले को किस तरह से बचा लेते हैं। क्या इतनी बड़ी गलती करने के बाद रो धोकर माफी मांग लेने से सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है? उसका मन बार बार विद्रोह करने का हो रहा था, लेकिन माता पिता के आगे वह भी मजबूर थी। एक दिन वह कॉलेज से घर आई तो उसकी मम्मी ने दुखी भाव से कहा कि कविता बेटी, जानती हो रोहन के साथ क्या हुआ? रोहन का नाम सुनते ही कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उससे बहुत नफरत करती थी। कमलेश जी ने धीरे से कहा, बेटी, वह वहां जाकर भी ऐसी गलतियां करता रहा और वह बिल्कुल नहीं सुधरा, बल्कि उसने माफी मांगने का नाटक भर किया था। अपने घर के पड़ोस में रहने वाली किसी लड़की को उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और आज वह जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि उसने जिस लड़की के साथ गलत किया था उसने उसे सजा दिलवा दी है। कविता को अफसोस बस इस बात का था कि वह खुद के साथ गलत होने के बावजूद भी आवाज नहीं उठा पाई थी। उसकी आवाज को तो घर वालों ने ही दबा दिया था।
लेकिन अपराधी को सजा दिलाने की हिम्मत कोई ना कोई तो आखिर करता ही है। अगर सचमुच रोहन ने पश्चाताप करते हुए दोबारा ऐसी गलती ना की होती तो शायद आज वह सलाखों के पीछे नहीं होता। इसलिए साथियों, कानून की नज़रों में गलत करने वाले इंसान को यदि हम सही समय पर सजा नहीं दिलवा पाते तो उसकी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माफ़ कर देने से अपराधी सुधर भी जाता है, लेकिन अधिकतर तो यही देखा गया है कि झूठी माफ़ी मांगने के बाद अपराधी अपने अपराध करते ही चला जाता है। और आज के समय में भी हमारे अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में कई अपराधी हैं जो अपने सगे ही हैं, और कविता जैसी कई लड़कियां उससे भी बड़ा अपराध सहकर घर वालों के दबाव में चुप रह जाती है। इस कहानी के माध्यम से साथियों, मेरा मकसद यही है कि मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह अपने ऊपर अत्याचार को ना सहे। अगर आप सही हैं और गलती आपकी नहीं है, और यदि फिर भी आप अन्याय सहते हैं तो आप भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितना कि अपराध करने वाला। इसलिए साथियों, अपराधी को सही समय पर सजा जरूर दिलवानी चाहिए ताकि वह आगे ऐसा कोई भी अपराध ना करे और दूसरे अपराधियों का भी हौसला खुद ब खुद टूट जाए। तो साथियों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी लाजवाब कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।